हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की एक और नई वीडियो में एक और नई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, गेट 2017 में पूछा गया था। एंड गेट 2017 में मल्टीपल सेट से सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो सेट 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 120 वीडियोस आ चुकी हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सारी वीडियोस आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे यहाँ पे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। ये रहा चैनल का आइकन। एंड यहाँ पे आप पे क्लिक करके आप यहाँ सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये वो वाली वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अभी तक आ चुकी है। लास्ट गेट 2018 के सी प्रोग्राम के क्वेश्चन पे आई थी। दैन उससे लास्ट गेट 2019 के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टीएलबी का क्वेश्चन था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, उस पर आई थी। तो ये सारी वीडियोस जो अभी ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है। एंड प्रॉपरली प्लेलिस्ट में भी अरेंज है, तो प्लेलिस्ट में आके भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन ये बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट है, देन डिजिटल लॉजिक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स। तो ये सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज है, तो आप प्लेलिस्ट में आके भी देख सकते हैं। आपको जस्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, जस्ट क्वेश्चन में आप सर्च करिए गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, आपको वो दिखा देगा। ठीक है। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव 2 ट्रांजेक्शंस T1 एंड T2। ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन हमारे पास T1 एंड T2 आर गिवन एज T1 फर्स्ट इज रीड ऑफ एक्स ऑन ट्रांजेक्शन 1। ठीक है, सब ये ट्रांजेक्शन 1 है, तो सिंपली हमें शेड्यूल के फॉर्म में ना देके ट्रांजेक्शन को डिफरेंट पहले से कैरेक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन T1 में सबसे पहले रीड कर रहे हैं एक्स पे, देन राइट ऑफ एक्स, देन रीड ऑफ वाई, देन राइट ऑफ वाई। ऐसे ही ट्रांजेक्शन T2 में रीड ऑफ वाई, देन राइट ऑफ वाई, देन रीड ऑफ जेड, देन राइट ऑफ जेड। ठीक है, वेयर आर ऑफ आई वी डिनोट्स अ रीड ऑपरेशन बाय ट्रांजेक्शन टी आई। ठीक है, मतलब ये आर और ये इनके डिनोशन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आर आई ऑफ वी डिनोट्स अ रीड ऑपरेशन बाय ट्रांजेक्शन टी आई, मतलब टी आई ट्रांजेक्शन रीड करिए ऑन डेटा आइटम वी, ऑन अ वेरिएबल वी। ठीक है, एंड डब्ल्यू आई वी सिंपली डिनोट्स अ राइट ऑपरेशन बाय ट्रांजेक्शन टी आई ऑन अ वेरिएबल वी। ठीक है, ये तो मेरे मतलब जब हम ट्रांजेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमें जनरली इन नोटेशन से हमें याद हो जाता है, मतलब इस नोटेशन का मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, बट यहाँ पे अलग से बता भी दिए। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स दैट कैन बी फाउंड बाय T1 एंड T2 इज डैश। ठीक है, तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में बताना क्या है, पहले तो 2 ट्रांजेक्शन हमें दी हुई हैं। ठीक है, इन बताना है कि नंबर ऑफ कितनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल यहाँ से इन दोनों T1 T2 से हमारे पास बन सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। या तो डायरेक्टली आप ये निकालें कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इनमें कितने होंगे, डायरेक्टली वो उस पर पहुँच जाए। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स को हम निकालेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, इसमें हमारे पास जो शेड्यूल्स आएंगे टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स में, इसमें 2 टाइप के शेड्यूल्स होंगे। एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है प्लस नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वाला जो शेड्यूल्स हैं, अगर इनको हम निकाल सकें तो हम टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल में से इनको माइनस कर देंगे, NCS को, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके हो सकते हैं। इस आज के वीडियो में हम इस तरीके से देखेंगे कि हम देखेंगे नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल पहले देख लेते हैं, क्योंकि इनको निकालना आसान है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल को निकालना आसान है, तो इसलिए इस वे को हम देखते हैं। ठीक है, एंड इस टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल में से माइनस कर देंगे, तो टोटल जो हमारे पास बचेगा वो क्या आएंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। ठीक है, तो देखते हैं दोनों ट्रांजेक्शन को देखते हैं एंड फिर टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स यहाँ से निकाल लेते हैं। एंड ये दो ट्रांजेक्शन हैं, इनको साइड में लिख लेते हैं कि इनके ऑपरेशंस क्या क्या हैं एंड कौन से डेटा आइटम पे हैं। तो ट्रांजेक्शन T1 क्या कर रहा है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन T1 है हमारा रीड ऑफ एक्स, देन राइट ऑफ एक्स, देन राइट ऑफ एक्स, देन रीड ऑफ वाई, देन राइट ऑफ वाई, रीड ऑफ वाई एंड राइट ऑफ वाई। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन T2 का भी लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन T2 में क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे पास, सबसे पहले तो रीड ऑफ वाई, देन राइट ऑफ वाई,
रीड ऑफ वाई देन राइट ऑफ वाई एंड रीड ऑफ जेड देन राइट ऑफ जेड, रीड ऑफ जेड देन राइट ऑफ जेड। तो दोनों ही ट्रांजेक्शन में हमारे पास टोटल कितने ऑपरेशन हैं यहाँ पे, टोटल 4 ऑपरेशन हैं यहाँ पे भी। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे यहाँ पे कितने हैं T1 में, लेट सपोज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं n से फॉर ट्रांजेक्शन T1, ये कितने हमारे पास 4। एंड लेट सपोज T2 के लिए हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन m से, यहाँ पे भी कितने हैं हमारे पास 4। तो यहाँ से हम निकाले टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स देखें, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स। तो उससे डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन T1 वो कितने हैं 4 प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन T2 वो कितने, वो भी कितने हैं 4। तो 4 + 4 देन होल फैक्टोरियल अपॉन में, ये रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस का केस आ जाता है क्योंकि हम यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले राइट कर ले एंड देन फिर रीड पे जाएं, नहीं, ये जो ऑर्डर है ये सेम रहेगा। मतलब सबसे पहले ट्रांजेक्शन T1 को अगर रीड करना होगा तो रीड ही करेगा, पहले राइट नहीं कर देगा। मतलब जो ऑपरेशन है उसका सीक्वेंस, हम एक ट्रांजेक्शन के जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है इन्हें चेंज नहीं कर सकते, जो ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस है यही रहेगा। मतलब पहले रीड होगा देन राइट होगा देन रीड होगा देन राइट होगा, ठीक है। इनके बीच का हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले राइट ऑफ वाई पहले कर ले देन रीड ऑफ वाई बाद में कर ले, नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट है ट्रांजेक्शन का कि हम जो एक ट्रांजेक्शन के इंटरनल जो ऑपरेशन है उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पास केस आता है रेस्ट्रिक्टिव परम्यूटेशन का। तो यहाँ पे कितने टोटल 4 इंस्ट्रक्शन है एंड यहाँ पे भी टोटल 4 इंस्ट्रक्शन है, तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे भी इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये अगर देखें टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ कितना आएगा 4 + 4 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल एंड नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल है 4 के एंड ये 4 का फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा एंड यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, डायरेक्टली लिख लेते हैं 24 होती है, 24 एंड 8 से गया 24 3 एंड 3 से हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं 2 एंड कितना आएगा 7 × 2 14 14 × 5 70। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स आ गए, वो कितने आ गए 70, ठीक है। तो टोटल शेड्यूल्स आए यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, टोटल शेड्यूल्स पॉसिबल इक्वल टू 70। अब इन टोटल शेड्यूल्स में हमारे पास कौन कौन से शेड्यूल्स आए हैं, एक तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं एंड दूसरे कौन से हैं जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इन 70 में से जितने भी हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल माइनस करेंगे वो फिर जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या देगा कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कितने हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें कहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कौन से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें कि कौन से हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में आ रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो इसमें देखिए T1 और T2 में रीड ऑफ एक्स है, राइट ऑफ एक्स है, यहाँ पे भी हमारे पास कहीं राइट है नहीं, कहीं पे एक्स के ऊपर तो कहीं नहीं है यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे देख सकते हैं जेड के ऊपर है T2 के अंदर, जेड के एंड T1 के अंदर जेड के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है ना रीड और राइट। तो यहाँ पे एक्स और जेड पे कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए वाई की दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे रीड ऑफ वाई देन राइट ऑफ वाई एंड यहाँ पे भी रीड ऑफ वाई एंड राइट ऑफ वाई है। तो यहाँ पे इनकी वजह से हमारे पास जो शेड्यूल में है वो गड़बड़ आ सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इनकी वजह से मे बी गड़बड़ हो सकती है। तो ये यहाँ ही से हमारे पास जो आएंगे नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इनकी टोटल कितने परम्यूटेशंस बनेंगे यहाँ से एंड टोटल परम्यूटेशन देखेंगे, आप देखें तो मल्टीपल केसेस यहाँ पे बना सकते हैं, उन केसेस को डिफरेंटली फिर एनालाइज करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर देखें हमारे पास कैसे बन सकता है, अगर पहले ये वाले T1 को पहले चला के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले T1 ने जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इन 4 इंस्ट्रक्शन की वजह से आ रहा है, तो इन 4 इंस्ट्रक्शन को देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं T1 में रीड ऑफ वाई कर ले, T1 में रीड ऑफ वाई कर ले एंड देन T2 का राइट ऑफ वाई आ जाए, T2 का राइट ऑफ वाई आ जाए एंड देन फिर T1 का राइट ऑफ वाई आ जाए, T1 का ये वाला राइट ऑफ वाई आ जाए, ठीक है, ये राइट ऑफ वाई आ जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 2 कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो रीड और राइट में, यहाँ पे रीड और राइट में एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है एंड देन यहाँ पे राइट में एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो टोटल 2 कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर शेड्यूल में हमारे पास 2 कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो शेड्यूल यहाँ से बनेगा, मतलब किसी भी शेड्यूल के अंदर अगर ये पॉसिबिलिटी होगी पहले T1 का रीड ऑफ वाई देन T2 का राइट ऑफ वाई देन T1 का राइट ऑफ वाई, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा शेड्यूल है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसी अगर एक और पॉसिबिलिटी देखें, ये तो हमारा एक केस हो गया,
लेट्स सपोज इसे केस 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इससे मल्टीपल केसेस होते हैं, सेकंड केस एक और बार सेकंड केस भी देख लेते हैं कोई और कोई केस पॉसिबल है या नहीं। तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, T1 एंड T2, एंड इसमें क्या उल्टा कर सकते हैं, लेट्स सपोज T1 T2 पहले रीड ऑफ फाई कर रहा है, T2 अपना रीड ऑफ फाई कर रहा है, देन T1 के राइट ऑफ फाई की बारी आ गई, देन T1 के राइट ऑफ फाई की बारी आ गई, एंड देन T2 की फिर अपना राइट कर रहा है, T2 फिर अपना राइट कर रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें हम देखें तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रीड और राइट में सेम डेटा आइटम पे है एंड रीडर का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो ये भी हमारी जो यहाँ से हमारा शेड्यूल बनेगा ये भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा। एंड यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, रीड राइट में, राइट में, एंड यहाँ पे भी रीड राइट में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल 2 केसेस पॉसिबल हैं जिसमें हमारे जो शेड्यूल है वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं इनके टोटल कितने तरीके होंगे, मतलब कितने पॉसिबल वेज होंगे कि ये वाला शेड्यूल केस 1 पॉसिबल हो एंड केस 2 पॉसिबल हो। इन दोनों के वेज निकालेंगे, कितने पॉसिबल वेज से हमारा ये वाला शेड्यूल बन सकता है एंड कितने पॉसिबल वेज से हमारा ये वाला शेड्यूल बन सकता है केस 2। इनको माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे टोटल शेड्यूल 70 में से, तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब इस केस 1 को थोड़ा और एनालाइज करते हैं, फर्दर एनालाइज करते हैं कि केस 1 वाला कैसा पॉसिबल हो सकता है। केस 1 को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास T1 एंड T2, लेट सपोज यहाँ पे इसके पास 2 ऑपरेशन जो है इसके स्टार्टिंग में वो कौन से हैं, रीड ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ एक्स, ठीक है। रीड ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ एक्स, एंड देन हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं रीड ऑफ वाई, एंड देन यहाँ पे T1 का ये वाला जो सिचुएशन है हमें ये लेके आनी है, जो हमारी ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ये वाला केस यहाँ पे पूरा रखना है उठा के। तो ये वाला यहाँ पे रखेंगे तो रीड ऑफ वाई, देन यहाँ पे राइट ऑफ वाई, देन यहाँ पे राइट ऑफ वाई, एंड यहाँ पे लास्ट में T2 के 2 ऑपरेशन और बचे, RZ और WZ। तो यहाँ पे और लिख लेते हैं वो भी RZ एंड WZ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल केस 1 की टोटल कितने तरीके ऐसे कितने शेड्यूल पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। केस 1 के अगर शेड्यूल देखेंगे कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये तो हमारा पार्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको राइट ऑफ वाई को T2 के राइट ऑफ वाई को इसको हम कहीं नहीं मतलब ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट तो हमारा शेड्यूल बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इसको तो हमें कॉन्स्टेंट रखना है, इसको हमें छेड़ना नहीं है। बाकी के जो हमारा ऊपर का पार्ट बचा, बाकी का जो ये वाला पार्ट है, बाकी का जो ऊपर अपर वाला पार्ट है, इसको देखते हैं कि इसमें कितने टोटल तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे परमिशन पॉसिबल हो सकती हैं, तो इसमें देखेंगे कितने परमिशन पॉसिबल हैं। तो 3 इंस्ट्रक्शन तो इसके हैं T1 के, 3 इंस्ट्रक्शन T1 के हैं, एंड ऐसी T2 का कितना इंस्ट्रक्शन है, 1 इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है इंस्ट्रक्शन की, तो सबसे कितना हो जाएगा 3 + 1 फैक्टोरियल अपॉन में रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन है, क्योंकि हम इस रीड और राइट का ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर T1 के अंदर वैसे हमने पहले भी देखा था कि रीड का और राइट का ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते, पहले राइट करेंगे फिर रीड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन वाला केस आ जाता है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पे 1 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा, 3 + 1 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 24 अपॉन में 6 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा सिंपली 6 से 24 कट जाएगा 4। तो ये टोटल यहाँ पे ऊपर अपर वाले पार्ट के कितने केस आए, 4 केसेस आए, 4 वेज आए, 4 वेज से हम इस पूरे अपर वाले पार्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट तो हमारा कॉन्स्टेंट है, मतलब इसको हम चेंज कर नहीं सकते, तो ये यहीं पे रहेगा। एंड देन लोअर पार्ट देखें, अगर लोअर पार्ट देखें इसको कितने तरीके से हम परम्यूटेट कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। अगर इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन T1 के अंदर कितने हैं, एक एंड T2 में कितने हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 2, तो यहाँ पे कितना हो सकता है 1 + 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल तो सिंपली 1 एंड 2 फैक्टोरियल बाई 2, ये कितना आएगा 6 अपॉन में 2, ये कितना आएगा 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर जो अपर वाला केस 1 के लिए अपर वाला पार्ट के लिए कितने वेज हैं, 4 वेज, एंड लोअर वाले पार्ट के लिए कितने वेज है, 3 वेज। एंड जो हमारा मिडिल वाला पार्ट है इसको तो हमें यहीं पे रखना है, तो इसके लिए सिंपली एक ही वे है जिसको यहीं पे रखना है। एंड यहाँ से टोटल केस 1 में देखें कितने वेज आ सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी 4 × 1 × 3, टोटल कितने वेज आए 12 वेज आए केस 1 में। एंड ये जो 12 वेज हैं ये हमारे कौन से केस ये हमारे कौन से तरीके हैं, कौन से शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स भी कह सकते हैं, 12 शेड्यूल्स दैट आर नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, नॉट CS शेड्यूल,
ठीक है, हम इनको कह सकते हैं कि ये वो वाले शेड्यूल्स हैं जो हमारे नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होंगे, ये 12 शेड्यूल्स। अब ऐसे केस 2 को और देख लेते हैं, केस 2 के लिए भी देख लेते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, पहले हम T2 में रीड ऑफ वाई करें, देन T1 में राइट ऑफ वाई करें, एंड देन T2 का राइट ऑफ वाई। तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। तो केस 2 को अगर देखें, केस 2 में अगर देखें, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे केस 2, एंड यहाँ पे भी T1 एंड T2, ठीक है। अब इनके ऑपरेशन भी लिख लेते हैं सिंपली। यहाँ पे भी वही था, रीड ऑफ एक्स देन राइट ऑफ एक्स, रीड ऑफ एक्स राइट ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, देन सबसे पहले हम यहाँ पर रीड ऑफ वाई, देन रीड ऑफ वाई, देन यहाँ पे T2 का रीड ऑफ वाई। ये वाली हमें सिचुएशन लानी है, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन लानी है। तो यहाँ पे राइट ऑफ वाई, फिर राइट ऑफ वाई, देन T1 का राइट ऑफ वाई, देन T2 का राइट ऑफ वाई, एंड बाकी दो ऑपरेशन जो बचे वो कौन से थे, Z के थे, वो T2 के Z थे, RZ राइट WZ, RZ एंड WZ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें हमें क्या कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा हमारा जो WY है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट वो CS शेड्यूल बन जाए, ठीक है। तो हमें तो चाहिए कि नॉन CS वाले चाहिए, नॉन CS वाले चाहिए, तो हमने इसलिए यहाँ पे ये इसको यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। एंड बाकी हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लोअर अपर पार्ट का, एंड ऐसे ही नीचे वाले इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन यही रहेंगे, एंड T1 में यहाँ पे 0 इंस्ट्रक्शन है, तो ठीक है 0 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर पार्ट का देखें, अपर पार्ट के कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन है एंड यहाँ पे 1 इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से कितने केस आएंगे, 3 + 1 फैक्टोरियल अपॉन में रेस्ट्रिक्ट परम्यूटेशन वाला केस आ जाएगा कि अपने ही ट्रांजेक्शन में ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 अपॉन में 3 फैक्टोरियल कितना आएगा 6, 1 फैक्टोरियल कितना आएगा 1, तो कितना आ जाएगा सिंपली 4। तो यहाँ पे भी अपर वाले पार्ट में कितने केस आए, चार पॉसिबिलिटीज़ आई कि हम इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, ठीक है। और 4 पॉसिबिलिटीज़ हमको बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हम ये रीड ऑफ वाई की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कि अगर रीड ऑफ वाई की पोजीशन चेंज करें तो रीड ऑफ वाई सबसे ऊपर आ सकता है, सबसे ऊपर आ सकता है, यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे आ सकता है रीड ऑफ वाई, यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे आ सकता है रीड ऑफ वाई, एंड यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे तो है ही। तो टोटल ये 4 पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, 1 2 3 4। तो हमको प्रॉपर्ली एनालाइज भी करवा रहा हूँ कि ये जो चार शेड्यूल्स हमारे पास पॉसिबल हैं तो किस तरीके से पॉसिबल है। इस रीड ऑफ आई की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, सबसे टॉप पे रख सकते हैं, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, देन लास्ट में एकदम, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से ऐसे हो सकते हैं। तो ये हमारा अपर पार्ट का हो गया, एंड देन मिडिल वाला पार्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, इसको हमें मूव करना नहीं, तो उसका एक ही तरीका होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखें तो इस T1 इंस्ट्रक्शन में तो कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, एंड T2 में हमारा 3 इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे भी सेम जिस तरीके से कर रहे हैं वो देख लेते हैं। T1 में 0 इंस्ट्रक्शन है, T2 में 3 इंस्ट्रक्शन है लोअर पार्ट में, तो कितना होगा 0 + 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में सिंपली 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल रहेगा, तो ये पूरा कट जाएगा, ये कितना है 1। टोटल हमारे पास केस 2 के लिए देखें कितने पॉसिबिलिटी, कितने शेड्यूल्स पॉसिबल हैं, 4 इंटू मिडिल वाले का तरीका तो एक ही है क्योंकि हमने इसे यहाँ पे फिक्स रखा है, 4 × 1, एंड लोअर पार्ट का भी एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो इस तरीके से ही रह सकता है क्योंकि T1 में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये हमें 1, 4 × 1 × 1 टोटल कितने आए 4 वेज, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं 4 शेड्यूल पॉसिबल हैं केस 2 में, 4 शेड्यूल्स दैट आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। तो हमारे पास हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 2 केस बने, केस 1 एंड केस 2, एंड केस 1 में हमने देखा टोटल कितने शेड्यूल्स आए जो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं 12, एंड ऐसे ही केस 2 में हमने देखा था, केस 2 में हमने देखा था टोटल कितने शेड्यूल्स पॉसिबल हैं जो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं, वो हैं 4। तो टोटल कितने शेड्यूल्स हैं जो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं 12 + 4 16, एंड टोटल शेड्यूल्स हमारे पास हैं कितने, टोटल शेड्यूल्स हमारे पास 70, एंड इसमें से नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कितने हैं 16, तो यहाँ से 16 + कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इक्वल टू 70, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कितने आ जाएंगे यहाँ पे CS = 70 - 16, ये आएंगे 54 शेड्यूल्स दैट आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन हो गया, एंड हमें जो आंसर बताना था कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कितने आए 54 आए फाइनली। तो हमने पूरी मेहनत करके यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करा, एंड पेपर में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि मल्टीपल हमने केसेस बनाए, केस 1 केस 2, देन फिर हमने उसमें देखा कितने तरीके से हम वो परम्यूट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को,
पेपर में थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से हम और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर में इन 2022 2023 कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।